हम पढ़ रहे थे 1917 की रूसी क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। इसके हम बोल्शेविक क्रांति के परिणाम, महत्व और प्रभावों के बारे में बात कर रहे थे। हम रूसी क्रांति को, उसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और जो अन्य कारण थे, इन सभी को करा चुके हैं कि किस वजह से ये हुई थी, इसके घटनाक्रम क्या थे और इसके बाद जो भी परिणाम निकले, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो जो परिणाम थे रूस पर क्या हुए, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज देखते हैं रूसी क्रांति के जो परिणाम थे, जो महत्व था, जो प्रभाव था, वो विश्व पर कैसा पड़ा। पूरे विश्व पर इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, ये कितना महत्व रखती है विश्व के लिए, और क्या परिणाम निकले कि इसने विश्व को बहुत अलग तरीके से प्रभावित किया। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम देखने वाले थे विश्व में साम्यवादी सिद्धांतों का विकास, इसका पहला पॉइंट है। जैसे ही ये क्रांति हुई, इसके बाद ये काफ़ी सफल क्रांति थी। इसने जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से हटा दिया था और वहाँ पर साम्यवादी सरकार की स्थापना की थी। तो इसमें था विश्व में साम्यवादी सिद्धांतों का विकास हुआ। जब वहाँ पर साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई तो वो काफ़ी सफल हुई। वहाँ पे पहला ऐसा पहली बार हो रहा था जब किसी मजदूर वर्ग की या किसी किसान के पास इतनी सारी सत्ता आ जाए। मतलब वो अपने आप को छोटा या बड़ा महसूस नहीं कर रहा था। उसके शासनकाल में एकदम बराबर, सभी को बराबर के अधिकार मिले थे, सभी के बराबर के कर्तव्य थे। एक तरह से सभी तरह की चीज़ों में सभी का बराबरी का हिस्सेदारी हो गया था। तो ये था साम्यवाद। साम्यवाद मतलब सभी के साथ समान व्यवहार, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, सत्ता हो, शासन हो, प्रोडक्शन हो, उद्योग हो, हर जगह समानता का व्यवहार किया जाता था। इसमें क्या हुआ, विश्व में साम्यवादी सिद्धांतों का विकास हुआ। जब ये पता चला लोगों को कि रूस साम्यवादी क्रांति के बाद पूरे विश्व में ये देखा गया कि किस तरह से तरक्की कर रहा है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है, वहाँ के जो मजदूरों की स्थिति है, वो किसानों की स्थिति है, किस तरह से बदल रही है, वो आगे किस तरह से बढ़ रहे हैं, इन सभी चीज़ों का मैसेज पूरे विश्व में गया। और इससे क्या हुआ, बहुत सारे देश जो थे, जैसे पोलैंड, बल्गारिया और भी जो देश थे, जो यूरोप के जो देश थे, उनमें काफ़ी साम्यवादी विचारधारा फैली और उन्होंने साम्यवाद को भी काफ़ी हद तक अपनाया भी, इसी की वजह से, क्योंकि ये सफलता यहाँ पर इसको मिल चुकी थी। आगे है आर्थिक नियोजन को बढ़ावा। जैसे ही साम्यवादी क्रांति हुई, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा हुआ, वहाँ के देश ने, वहाँ पर जो भी सत्ता में आए थे, जैसे लेनिन, उन्होंने अपने देश में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कर दिया। इन योजनाओं से इतना ज़्यादा फर्क पड़ा कि रूस को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इससे वो विकास के पथ पर बहुत स्पीड से चलने लगा, जिससे लोगों ने देखा कि रूस किस तरह से अपना विकास कर रहा है, क्यों ना हम इन चीज़ों को अपनाएं। और पूरे विश्व में बहुत सारी जगह पर पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया, जिससे कि विकास को बहुत स्पीड से बढ़ाया जा सके। पंचवर्षीय योजनाएं अच्छी थी। रूस को जिसने एक महाशक्ति बना दिया, तो वो छोटी मोटी नहीं होंगी। भारत ने भी पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया था, बहुत समय तक पंचवर्षीय योजनाएं चली। तो एक तरह से किसी भी चीज़ की योजना बनाकर उसको पूरा करना एक बैलेंस तरीके से काम करने वाला तरीका होता है। तो इसमें आर्थिक नियोजन को बढ़ावा मिला, जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसको बढ़ावा मिला इससे, क्योंकि रूस में ये हो चुका था। आगे है अंतर्राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीयता को कैसे प्रोत्साहन मिला, जैसे ही रूस में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उससे जो मजदूर वर्ग था, जो सर्वाहारा वर्ग जिसको कहते हैं, सर्वाहारा का मतलब होता है सभी जगह हारा हुआ। तब ऐसा इंसान जिसकी कोई नहीं सुनता, पूरी तरह से जो भी पूंजीपति जो थे पूरी तरह से उसको निचोड़ लेते थे, जब जाके उसको पैसे देते थे। मतलब इस तरह के लोग जो अपनी बिल्कुल शक्ति खो चुके हैं, हर जगह हार चुके हैं, ऐसे लोगों का शासन हुआ बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में स्थापित हुआ। तो इससे बहुत सारे जो विश्व के जो भी मजदूर वर्ग था, उसको एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला कि किस तरह से किसी देश में उन आम आदमियों की भी सत्ता हो सकती है, जो कि उस सत्ता को चला भी सकते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि रूस ने इसको लेकर काफ़ी तरक्की की थी। रूस को काफ़ी
तरक्की मिली इसको लेके, क्योंकि इसने सभी को एक कर दिया। जो भी वहाँ के उद्योग धंधे थे उन सभी पे जनता का बराबर अधिकार स्थापित कर दिया कि सभी चीज़ें सभी के लिए हैं, कोई किसी का इकलौता अधिकारी नहीं होगा। तो इससे अंतर्राष्ट्रीयता को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। बाकी जो विश्व के मजदूर थे वो भी उत्साहित हुए और क्रांति करने के लिए आगे बढ़े कि क्यों ना हमको अपनी सरकार के खिलाफ ऐसा करना चाहिए कि ऐसे रूल्स लाए जाएं जिसमें हमारी भी भागीदारी हो। तो नीचे वाला वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, वो अपने आप को थोड़ा उत्साहित महसूस करने लगा कि क्यों ना हमारे साथ भी ऐसा हो, और उन्होंने आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाया भी। आगे है तृतीय अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना। प्रथम और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी रूप के थे, उनका रूप समाजवादी था, स्वरूप जो है नेचर उनका समाजवादी था। लेकिन जो तृतीय अंतर्राष्ट्रीयता की जो स्थापना हुई 1919 में, जो कि लेनिन ने की थी, इसका जो स्वरूप था वो साम्यवादी था। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल भी कहा जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में कॉमिंटर्न भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य था पूंजीवाद का विनाश करना और जो सर्वहारा वर्ग है उसको शक्ति देना, ताकि वो क्रांति कर सके और अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। इसका एक ही उद्देश्य था, पूंजीवाद का विनाश और सर्वहारा वर्ग को प्रोत्साहित करना क्रांति के लिए, ताकि आप अपने अधिकारों के लिए लड़के आगे बढ़ सको। इसका यही उद्देश्य था। आगे है स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा। जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे पूरे विश्व में, उनको ये प्रेरणा मिली कि जब रूस में इस तरह से जारशाही को हटा के एक कॉमन मैन, जो आम आदमी का शासन हो सकता है, तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता। इससे एशिया, अफ्रीका और दूसरे जो देश थे उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिला, वहाँ के लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला, और जिन्होंने कब्जा कर रखा था उनके खिलाफ काफ़ी क्रांतियाँ स्टार्ट हो गई। तो इससे विश्व में काफ़ी फर्क पड़ा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि। इसको कैसे अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि हुई कि जब वहाँ पर मजदूर वर्ग की जो सत्ता थी वो स्थापित हो गई रूस में, तो बाकी जो जब देशों के मजदूरों ने सुना कि इस तरह की सत्ता भी स्थापित हो सकती है जहाँ पे मजदूरों का अधिकार हो सकता है हर जगह, क्यों ना हमारे देश में ऐसा हो, तो उन्होंने क्रांतियाँ स्टार्ट कर दी। हड़तालें स्टार्ट कर दी दूसरे देशों में। तो इससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि होने लगी। वहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाने लगा और अपने हक की लड़ाई लड़ी जाने लगी। तो इससे तनाव में वृद्धि आ गई थी। तो ये होना लाजमी था, क्योंकि सभी चाहते थे कि हमारी भी स्वतंत्रता हो, हमको भी अधिकार मिले, और वो भी उस लेवल के लोगों को जो कोई पूछता तक नहीं था। उनमें एक तरह से जागृति पैदा हो गई, जग गए वो अपने अधिकारों के लिए। इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव में जो वृद्धि होनी थी वो तो लाजमी थी। आगे है विश्व का 2 गुटों में विभाजन। इससे 2 गुटों में विभाजन हो गया। एक तो जो कम्युनिस्ट देश थे, जो कि रूस के साथ थे, कम्युनिस्ट और उसके सहयोगी देश, और दूसरा अमेरिका, जो पूंजीवादी देश थे, उसके सहयोगी देश। क्योंकि रूस एक महाशक्ति बन के उभरा इसके बाद, 1917 की क्रांति के बाद एक महाशक्ति बनकर उभरा, जिससे इन दोनों गुटों में बहुत सारे देश थे जो कि पूंजीवाद की तरफ जाना चाहते थे। पूंजीवाद का समर्थक अमेरिका था, और बहुत सारे जो देश थे वो साम्यवाद की तरफ जाना चाहते थे। साम्यवादी जो देश थे उनका समर्थक रूस था। ये आपस में इतना देखा जाए तो पूरा विश्व 2 गुटों में विभक्त हो गया। या तो अपने मानसिक रूप से कह लीजिए, या फिर अपने हितों के हिसाब से कह लीजिए, कि कुछ लोगों को उनकी विचारधारा अच्छी लग रही थी रूस वालों की, और कुछ लोगों को पूंजीवाद की विचारधारा जो थी वो अच्छी लग रही थी। तो इस तरह से पूरा विश्व इसके बाद 2 गुटों में विभक्त हो गया। क्योंकि पहले एक ही गुट था अमेरिका का पूंजीवादी गुट। तो उसमें क्या था कि बस वहाँ पूंजीवादी की बात की जाती थी, पैसे कमाने की बात की जाती थी, लोगों के हितों की बात नहीं की जाती थी। लेकिन अब एक नया गुट निकल के आया जो कि सभी के हित की बात कर रहा था। तो इस तरह से पूरा विश्व 2 गुटों में विभक्त हो गया। ये तो था 1917 की रूसी क्रांति के प्रभाव जो कि विश्व में पड़े। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि इसमें क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियाँ काफ़ी बदली थी। इसमें साम्यवाद को काफ़ी बढ़ावा मिला,
साम्यवाद पहले नहीं था, इसके बाद आया। पहले समाजवाद था, फिर इसके बाद साम्यवाद स्थापित हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे देशों ने इसकी विचारधारा को अपनाया था। तो आज भी देखा जाता है कि कम्युनिस्ट चीन में कम्युनिस्ट शासन है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा गलत लगती है जो कि हमको देखनी पड़ती है कि जहाँ पर भी कम्युनिस्ट शासन है वहाँ पर थोड़ा तानाशाही भी है, लेकिन जहाँ पर पूंजीवादी शासन है वहाँ तानाशाही ज़्यादा नहीं है। तानाशाही तो है ही नहीं। लेकिन कम्युनिस्ट देशों को जब जनता के बारे में सोचते हैं तो उन पे मतलब उस तरह की आज़ादी नहीं देखने को मिलती है जो कि दूसरे देशों में मिलती है। तो ये सोचने का विषय है, इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि हमको समानता में तानाशाही चाहिए या फिर हमको डेमोक्रेसी में एकदम पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए। ये दोनों विचारधारा अलग हैं, इनके सोचने का तरीका भी अलग है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।